आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। यूपी में 2 आईपीएस अफसरों के तबादले की खबर है। देवेश कुमार पांडे बने हैं हाथरस के नए एसपी। विकास कुमार वैद्य बने हैं सेनानायक 39वीं वाहिनी पीएसी मिर्जापुर। तो बड़ी खबर, हाथरस के नए एसपी देवेश कुमार पांडे नियुक्त किए गए हैं और विकास कुमार वैद्य बनाए गए हैं सेनानायक 39वीं वाहिनी पीएसी मिर्जापुर में। ये 2 आईपीएस अफसरों के तबादले। 2 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर। देवेश पांडे नए हाथरस एसपी नियुक्त। तो बड़ी खबर है, हाथरस के एसपी विकास वैद्य पद से हटा दिए गए हैं। देवेश पांडे हाथरस के नए एसपी नियुक्त किए गए हैं। सड़क हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत के बाद यह कार्रवाई की गई। विकास वैद्य पुलिस कप्तान हाथरस के पद से हटाए गए हैं और पीएसी में नियुक्त किए गए हैं सेनानायक। वहीं देवेश कुमार पांडे को हाथरस का नया पुलिस कप्तान नियुक्त किया गया है। 6 कांवड़ियों की मौत हुई सड़क हादसे में और उसके बाद यह कार्रवाई शासन के द्वारा। नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नितिन, इन ट्रांसफर्स के बारे में आपको और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से कल बीती रात एक बड़ी घटना हुई है और एक बेकाबू डंपर ने 6 कांवड़ियों को रौंद दिया। उसके बाद आगरा ग्वालियर हाईवे पर तैया टोल के पास जाम लगाने की अप्रिय स्थिति बनी। तो कांवड़ यात्रा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, बहुत ही ज्यादा इसको लेकर वो सेंसिटाइज है। और इस घटना में कहीं ना कहीं ये नजर आया कि जिस तरीके से रात में जो ट्रैफिक व्यवस्था होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। लोगों का आक्रोश भी प्रशासन को झेलना पड़ा। मुख्यमंत्री कार्यालय से जब उनको मुआवजे का ऐलान हुआ और तमाम चीजों की बात हुई, खुद एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्ण हाथरस के सादाबाद में जो घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे, तो उसके बाद बीती रात जो ट्रांसफर हुए हैं उसमें देवेंद्र कुमार पांडे हैं, उनको वहाँ का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। विकास कुमार वैद्य हैं जो 2011 बैच के आईपीएस हैं, उनको वहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है जी। तो कहीं ना कहीं इस घटना से इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि लापरवाही की वजह से कहा जा रहा है ये स्थानांतरण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितिन। तो हाथरस के एसपी विकास वैद्य को हटा दिया गया है। देवेश पांडे हाथरस के नए पुलिस कप्तान बनाए गए हैं। कारण अभी नितिन उपाध्याय ने स्पष्ट किया। इधर लखनऊ से खबर है, पुलिस और रईस खान गैंग के शूटर्स के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। कैंट थाना इलाके में लोको तिराहे के पास ये मुठभेड़ बताई जा रही है। शूटर काशिफ मुन्ना और मोहम्मद फैसल को गोली लगी है। ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर की हत्या का इन शूटर्स पर आरोप है। बड़ी खबर, आशियाना कैंट पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त ये कार्रवाई। कैंट थाना इलाके में लोको तिराहे के पास मुठभेड़ की खबर। शूटर काशिफ मुन्ना और मोहम्मद फैसल को गोली लगी है। ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर की हत्या का इन शूटर्स पर आरोप है। गोली लगी 3 को। शूटर काशिफ मुन्ना रईस खान गैंग के शूटर्स के साथ मुठभेड़ हुई है पुलिस की। मुठभेड़ के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैंट थाना इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। काशिफ मुन्ना और मोहम्मद फैसल को गोली लगी है। आरोप है इनके ऊपर ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर की हत्या का। दिल्ली में आज भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक होगी और इस बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी शामिल रह सकते हैं। पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ अलग अलग राज्यों के सियासी हालात पर चर्चा करेंगे। साथ ही जिन राज्यों में चुनाव है वहीं की रणनीति पर भी मंथन हो सकता है इस बैठक में। बड़ी खबर, राज्यों के सियासी हालात और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आइए आपको बताते हैं कि इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी और क्या रणनीति बनाई जाएगी। तो भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री बैठक करेंगे और इस बैठक में शामिल होंगे कई राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी। सीएम योगी और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और दिल्ली में 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। राज्यों के कामकाज की इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। केंद्र सरकार की योजनाओं की भी समीक्षा होगी कि वो कैसे लागू हुई हैं और 2024 के चुनाव के लिए रणनीति पर भी चर्चा होगी।
तो ये है इस बैठक से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। विजय 2024 की कैसे हो, इसको लेकर अभी से मंथन बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी इनसे अलग अलग भी बात करेंगे, राज्यों के हालात पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ये भी देखेंगे कि केंद्र की योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई है इन भाजपा शासित राज्यों में, और इसकी जानकारी भी लेंगे मुख्यमंत्रियों से, और हो सकता है उन्हें दिशा निर्देश भी दें आगे के लिए। इधर सपा से गठबंधन टूटने के बाद आज प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इसमें वो अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोल सकते हैं। एक दिन पहले शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव की चिट्ठी के जवाब में ट्वीट किया था कि वो वैसे तो सदैव से ही स्वतंत्र थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने हेतु सहृदय धन्यवाद। ऐसे में आज शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश पर क्या हमला बोलेंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी। क्या कहते हैं शिवपाल यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस पर सभी की निगाहें। सपा से गठबंधन टूटने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शिवपाल यादव की। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का रिश्ता एक बार फिर वहीं आ गया जहां 5 साल पहले था, क्योंकि अखिलेश यादव ने राजभर के साथ साथ अपने चाचा शिवपाल को भी नमस्ते कर दिया। दरअसल ओम प्रकाश राजभर से पहले शिवपाल बागी हुए थे। उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव के 15 दिन बाद ही अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई उसके सूत्रधार शिवपाल ही थे। तेईस जुलाई 2022 की तारीख 2 वजहों से याद रहेगी। पहली वजह ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश का तलाक, और दूसरी वजह अखिलेश यादव का शिवपाल यादव से टूटा रिश्ता, क्योंकि अब अखिलेश और शिवपाल के रिश्ते फिर एक बार उसी मुहाने पर आ गए हैं जहां 5 साल पहले थे। अखिलेश ने चिट्ठी भेजकर शिवपाल यादव को आजाद कर दिया है और 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि जहां सम्मान मिले वहां वो जा सकते हैं। शिवपाल ने भी पलटवार करने में देर नहीं की और ट्वीट कर कह दिया कि वो हमेशा से आजाद थे, सिद्धांतों पर समझौता नहीं कर सकते। दोनों ने साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन पिछले कुछ समय से शिवपाल यादव की भाजपा से नजदीकियों को लेकर सवाल उठने लगे थे। इन्हीं दिनों में शिवपाल यादव की तरफ से कई बार अखिलेश यादव की कार्यशैली को लेकर तीखे हमले किए गए, उन पर उनकी भूमिका को लेकर निशाना भी साधा गया, और अब अखिलेश यादव की तरफ से उन्हें नमस्ते कह दिया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज शिवपाल यादव को एक पत्र भेजा गया जिसमें लिखा गया कि उन्हें अगर लगता है कि कहीं और ज्यादा सम्मान मिल सकता है तो वहां जाने के लिए वो स्वतंत्र हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि चाचा भतीजे के जो रिश्ते 5 साल बाद दुरुस्त हुए थे वो कैसे खराब हो गए। तो जवाब एक लाइन में है, शिवपाल की भाजपा से बढ़ती नजदीकी, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में शिवपाल यादव ने खुलकर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। देखिए, आदिवासी समाज की महिला और राष्ट्रपति बनी है, इस उनके लिए बधाई, और हमने भी उनको वोट दिया है। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में सपा के खेमे में जो क्रॉस वोटिंग हुई उसका सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि शिवपाल यादव ही थे। नहीं, मैंने नहीं करवाया है, जानता जरूर हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं। नहीं, हम नहीं करवाए, चाचा जी लगे थे, चाचा जी से मिले थे, बताए थे हमको, कुछ लाइन दिया था कि जो सच्चे समाजवादी होंगे वो यशवंत सिन्हा को वोट नहीं करेंगे। दरअसल शिवपाल यादव ने यशवंत सिन्हा पर मुलायम सिंह यादव का अपमान करने का आरोप लगाया और सपा के विधायकों को यशवंत सिन्हा को वोट न करने के लिए उकसाया। नतीजा ये हुआ कि 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। जब ये बात सपा को पता चली तो उन्होंने शिवपाल यादव के नाम
ये चिट्ठी जारी कर दी। अगर बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में शिवपाल सिंह यादव ने खुलकर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान का ऐलान किया था। इसके साथ साथ ओपी राजभर ने भी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान का ऐलान किया था। अगर बात करें तो जब नतीजे निकलकर सामने आए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिनमें से एक शिवपाल सिंह यादव भी थे, जिन्होंने खुलकर कहा था कि उन्होंने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो आज समाजवादी पार्टी ने अपनी ओर से शिवपाल यादव और ओपी राजभर दोनों को खत जारी करके कह दिया है कि उनको जहां सम्मान मिलता हो वहां वो चले जाए। हालांकि अखिलेश और शिवपाल के बीच दरार यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों के 15 दिन बाद ही पड़ गई थी, जब सपा ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें शिवपाल यादव को न्योता नहीं दिया गया। हालांकि शिवपाल ने चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही लड़ा था। ये बात शिवपाल को इतनी नागवार गुजरी कि चाचा ने भतीजे के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि जो शिवपाल यादव चुनाव प्रचार के दौरान सीट नहीं मिलने पर सीट के हत्थे पर ही बैठ गए थे, उन्हें विधानसभा के बजट सत्र में सपा के विधायकों के साथ कुर्सी पर बैठना तक गवारा नहीं हुआ। इस बीच सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि शिवपाल किसी भी शुभ मुहूर्त को देखकर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। तब अखिलेश ने कहा था कि भाजपा को जल्द ही उनके चाचा को अपनी पार्टी में ले लेना चाहिए। इस पर शिवपाल ने अखिलेश को पार्टी से निकाल देने का चैलेंज दे दिया था। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? राजनीतिक व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना बयान है, और अगर ऐसा उनको लगता है तो समाजवादी विधानमंडल दल से शीघ्र निकाल। तब भले ही अखिलेश ने अपने चाचा का चैलेंज कबूल न किया, लेकिन अब शिवपाल को आजाद कर बाहर का रास्ता जरूर दिखा दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश अपने चाचा से पार पा पाएंगे, क्योंकि 2019 में कई सीटों पर शिवपाल ने सपा का खेल खराब कर दिया था, जिसकी वजह से साइकिल 5 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई थी। ऐसे में अब सवाल 24 केยุद्ध का है, जहां फिर एक बार उनका सामना अपने चाचा से होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर है, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर थोड़ी देर में जौनपुर पहुंच जाएंगे और सुभाषपा के 5 विधायकों के साथ आज वो बैठक करेंगे। सुभाषपा यूथ विंग के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे ओम प्रकाश राजभर। सपा से अलग होने की रणनीति पर मंथन होगा इस बैठक में। दोपहर 1 बजे बैठक का समय रखा गया है। जौनपुर थोड़ी देर में पहुंचेंगे ओम प्रकाश राजभर, वहीं पर बैठक होगी सुभाषपा के 5 विधायकों के साथ। ओम प्रकाश राजभर की यूथ विंग के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक है। दरअसल 2019 में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद छोड़कर ओपी राजभर ने भाजपा से गठबंधन तोड़ा था, और अब अखिलेश यादव ने ओपी राजभर से गठबंधन तोड़ दिया। अब राजभर बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन को अपनी पहली पसंद बनाने लगे हैं। तो जो मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है, अगर वो सुरक्षा मेरी वापस मिल जाए तो बेहतर होगा। सपा के वरिष्ठ और कद्दावर नेता आजम खान की ये गुहार है यूपी की योगी सरकार से, जिन्होंने अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताया है। इसके बाद उन्होंने राज्य सरकार से जेड श्रेणी की सुरक्षा वापस देने की अपील की है। तो जो मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है, मैं जेड सिक्योरिटी में था और जेड स्पेशल की सिफारिश भाजपा सरकार में ही उनके एसपी ने मेरे लिए लिखी थी, जो विड्रॉ हो गई है। मुझे मात्र वाई सिक्योरिटी सख्त है, जो नहीं के बराबर है। इतनी सिक्योरिटी हर विधायक को दी जाती है। मैं चाहता हूं कि हालांकि हिफाजत करने वाला कोई और है, फिर भी अगर वो सुरक्षा मेरी वापस मिल जाए तो बेहतर होगा। दरअसल 2017 में यूपी सरकार ने वीआईपी सुरक्षा को लेकर कई बड़े फैसले लिए थे, जिसके तहत आजम खान समेत डिम्पल यादव, राम गोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव की जेड श्रेणी की सुरक्षा को कम करके वाई श्रेणी कर दिया गया था। लेकिन अब आजम ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
अभी आजम खान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें 11 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। इनमें 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं। वाई श्रेणी सुरक्षा में एक सशस्त्र गार्ड 24 घंटे साथ होता है, लेकिन इसमें कोई कमांडो नहीं होता। 5 सुरक्षाकर्मी आवास पर सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं और 6 सुरक्षाकर्मी साथ होते हैं। किस वीआईपी को किस श्रेणी की सुरक्षा मिलनी है, इसका आकलन खतरे को देखते हुए किया जाता है। खतरा होने पर सुरक्षा देना सरकार का काम होता है। जिन वीआईपी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है, उनके साथ 22 सुरक्षाकर्मी और 5 एनएसजी कमांडो हमेशा मौजूद रहते हैं। उनके पास मशीन गन और आधुनिक संचार के साधन होते हैं। इस कैटेगरी में तैनात किए गए कमांडो मार्शल आर्ट सीखे हुए होते हैं, जो बिना हथियार के भी लड़ने का हुनर जानते हैं। इस कैटेगरी की सुरक्षा में एस्कॉर्ट कार भी मिलती है। आजम खान मौजूदा समय में रामपुर शहर सीट से सपा के विधायक हैं। वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से भी एक हैं। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से रवि की रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बच गया। मौके पर मौजूद आरपीएफ कांस्टेबल की सूझबूझ के चलते इस यात्री की जान बच गई। एक बार के लिए तो लगा कि यात्री की जान नहीं बच पाएगी, मगर कहावत है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये कहावत इस हादसे में सही साबित हो गई है। देखिए आप तस्वीरें हरिद्वार रेलवे स्टेशन की। ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बचा यात्री। जौनपुर में भी बुलडोजर गरज रहा है। एक स्कूल पर कार्रवाई हुई है। प्रशासन का कहना है कि यह स्कूल नेशनल हाईवे और बंजर जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन नेशनल हाईवे और पकड़ी गांव की है और अब इसे खाली कराकर हाईवे के निर्माण के कार्य में इस्तेमाल किया जाएगा। यह स्कूल एक सपा नेता का बताया जा रहा है। क्षेत्र के अंतर्गत एक सड़क पोख्ता एनएच की ज़मीन और बंजर पर लगभग 500 एकड़ की भूमि पर मुख्य रूप से जो एक स्कूल बनाकर कई समय से कब्जा किया गया था। स्कूल कई समय से निष्क्रिय चला रहा था। उस पर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 136 राजस्व संहिता के अंतर्गत आदेश करते हुए नोटिस देते हुए विधि सम्मत रूप से की गई है और ध्वस्तीकरण कराकर कब्जा मुक्त जमीन को कराया गया है। इधर प्रतापगढ़ के बलीपुर में भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को मुक्त कराया गया। इस जमीन पर गांव के ही शंकर लाल और बड़े लाल ने कब्जा करके अवैध निर्माण करके रखा था। इसे नायब तहसीलदार और थानेदार ने जेसीबी की मदद से खाली करा दिया। 9 बिस्वा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। प्रतापगढ़ में बलीपुर में सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। 9 बिस्वा जमीन थी। देखिए कैसे इसे मुक्त कराया गया। नायब तहसीलदार की भूमिका रही इसमें। थानेदार ने भी मदद की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।